आईटीआई डीजल मैकेनिक की लेक्चर सीरीज में मैं विक्रम आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। चौथी वीडियो में हमने हैंड एंड पावर टूल्स हस्त एवं शक्ति चलित औजार का मेजर पोर्शन कवर कर लिया था। उसके रिमेनिंग टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, 10 से 15 मिनट का, ध्यान दीजिएगा। तो रिमेनिंग टॉपिक्स हैंड एंड पावर टूल्स के हैं। मार्किंग मटेरियल जिससे हम जॉब की मार्किंग करते हैं, क्लीनिंग टूल्स, सरफेस प्लेट, वाइस, क्लैम्प्स, रूलर्स, एक एक करके हम सभी को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं मार्किंग मटेरियल। मार्किंग मटेरियल क्या होता है? सपोज इतना बड़ा सा हमारे पास एक मेटल की शीट है, मुझे इतना बड़ा सा जॉब यानी कि वर्क पीस उसमें से काट के निकालना है एज ए फाइनल प्रोडक्ट। तो मैं स्केल की सहायता से या फिर ट्राई स्क्वायर की सहायता से या फिर अगर एक सर्कल काटना है तो डिवाइडर की सहायता से इसकी मार्किंग करनी होगी। मार्किंग करने के लिए हम कुछ मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, चौक का यूज़ कर सकते हैं, व्हाइट वॉश का यूज़ कर सकते हैं, प्रूशियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, उस पर हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्किंग मटेरियल का यूज़ क्या है। मार्किंग मटेरियल का यूज़ है जॉब की मार्किंग करना, ताकि हम उसे उस जगह से कट कर सकें। ठीक है, ये है मार्किंग मटेरियल का यूज़। अब कितने टाइप के मार्किंग मटेरियल होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला चौक। चौक सबको पता है, जिससे ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है। थोड़ा मोटा मार्किंग करता है ये, जैसे इतने बड़े जॉब से इसको निकालना है मुझे, ये थोड़ा मोटा मार्किंग करेगा। चौक मोटा सा होता है, सबको पता है, इतनी मोटी मार्किंग करेगा तो एक्यूरेट नहीं है ये। रफ सरफेसेस में भी मार्किंग कर सकता है और एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं है, उतनी ज़्यादा नहीं है बट उतनी ज़्यादा नहीं है। मोटा मार्किंग करता है और रफ सरफेसेस में भी मार्किंग कर सकता है। इसके बाद आता है व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश मतलब जो चौक का पाउडर है उसको पानी के साथ घोल दिया जाएगा। चौक के पाउडर को पानी के साथ घोल दिया जाएगा और उससे मार्किंग की जाएगी। तो फिर वही केस होगा, रफ सरफेसेस में मार्किंग की जा सकती है इससे, लेकिन इससे भी मोटी मार्किंग होगी, मतलब एक्यूरेट नहीं होगी। जो मार्किंग होगा इतना मोटा होगा। तो जब हम कट करने जाएंगे तो इतनी मोटी मार्किंग में है तो हम सोचेंगे कि यहाँ से कट करें कि यहाँ से कट करें। हम मार्किंग का ही अगर सपोज ये जो मार्किंग है, मार्किंग ही अगर 2 सेंटीमीटर का हो जा रहा है तो 2 सेंटीमीटर का इरर तो हो ही सकता है। सपोज हमें कटिंग करना है तो यहाँ से कट करेंगे कि यहाँ से कट करेंगे, क्योंकि मार्किंग ही इतनी मोटी है। एक्यूरेट मार्किंग व्हाइट वॉश से भी नहीं होती है। व्हाइट वॉश क्या होता है? चौक का पाउडर को पानी के साथ मिक्स किया जाता है, उसको बोलते हैं व्हाइट वॉश। थर्ड है प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन ब्लू बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम एक्यूरेट मार्किंग करता है, आप लोग याद रखेंगे। एकदम एक्यूरेट मार्किंग करेगा, एकदम थिन मार्किंग करता है, एकदम एक्यूरेट मार्किंग करता है। प्रूशियन ब्लू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। और मशीन्ड सरफेस। मशीन सरफेस का मतलब क्या होता है? एकदम फिनिश्ड सरफेस, जहाँ पे एकदम फिनिशिंग है सरफेस की प्रॉपर पहले से ही। ये जो शीट मेटल है एक प्रॉपरली पहले से ही फिनिश है, एकदम स्मूथ है। उस पर मार्किंग करनी है तो हम प्रूशियन ब्लू का यूज़ करेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियर और एक्यूरेट मार्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। फाइल्ड और मशीन फिनिश सरफेस के लिए यूज़ किया जाता है और उसको सूखने में थोड़ा समय लगता है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। चौथा है मार्किंग मीडिया जिससे हम जॉब की मार्किंग करते हैं, वो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, नीला थोथा जिसको बोलते हैं। हमने स्कूल वगैरह में काफ़ी बार पढ़ा है नीला थोथा। उसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? कॉपर सल्फेट, पानी और थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड, कुछ ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड मिक्स करते हैं तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बन जाता है। इसकी भी एक्यूरेट मार्किंग है, बट द मोस्ट एक्यूरेट मार्किंग जो करेगा वो प्रूशियन ब्लू करेगा, इतना आप याद रखेंगे। ये भी एक्यूरेट है। ये भी मशीन और मशीन सरफेस और फाइल फिनिश सरफेस के लिए यूज़ किया जाता है। ये जहरीला होता है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जहरीला होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को मार्किंग के लिए यूज़ करने से पहले उसको सूखने देना चाहिए, नहीं तो जो मार्किंग का जो टूल यूज़ कर रहे हैं, स्क्राइबर यूज़ करते हैं हम लोग मार्किंग के लिए, उसमें वो चिपक सकता है। इसलिए पहले इस सॉल्यूशन को सूखने दिया जाता है, तब उसकी मार्किंग की जाती है। ठीक है, ये हो गए 4 तरह के मार्किंग मीडिया, मतलब जिससे हम जॉब पे मार्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लीनिंग टूल्स, जिससे वर्क सरफेस को क्लीन किया जा सकता है। अब ये तीन तरह के होते हैं वर्क क्लीनिंग टूल्स। सबसे पहला है वायर ब्रश। वायर ब्रश सभी को जानते हैं, जो लकड़ी का एक फ्रेम जैसा होता है या फिर एक हैंडल हो सकता है बोलते हैं, और ये वायर होते हैं। वायर मतलब ये जो मेटेलिक वायर होते हैं, ये जो वायर है ना, ये मेटेलिक वायर है, ये मेटेलिक वायर है। ये सारे जो है मेटेलिक वायर्स हैं। तो इवन सरफेस होगा, मतलब एकदम फ्लैट सरफेस है तो भी उसको यूज कर सकते हैं, अनइवन सरफेस है तो भी यूज कर सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इवन एंड अनइवन सरफेस क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें एक चीज ध्यान रखने की क्या बात है, अगर ये फिनिश्ड सरफेस है,
सॉफ्ट मेटल का, एकदम सॉफ्ट मेटल है, और ये वायर की ब्रश है। अगर इससे हम लोग हार्डली, एकदम हार्शली इसको क्लीन करेंगे तो इस पे मार्क्स पड़ जाएंगे इस ब्रश की वजह से, क्योंकि ये भी मेटल का है और ये भी जो सरफेस है वो भी सॉफ्ट मेटल है, और ये जो ब्रश है वो भी मेटल का है, तो इसमें मार्क्स पड़ जाएंगे। इसलिए ये एक प्रिकॉशन है इसको यूज करने का। ये फर्स्ट टाइप का हो गया क्लीनिंग टूल। अब सेकंड टाइप का क्लीनिंग टूल क्या है? सेकेंड टाइप का क्लीनिंग टूल है इमरी शीट्स, जैसे हम लोग सैंड पेपर बोलते हैं। सैंड पेपर का क्या काम होता है? सैंड पेपर काम करता है, ये अपना, अगर ये वुड है या फिर और कोई सॉफ्ट मटेरियल है जैसे रबर है, इसको अगर साफ करना है, साफ करना बोल सकते हो, या फिर रब करके इसको फिनिश प्रोवाइड करना चाहिए, इसके लिए सैंड पेपर यूज करते हैं, सैंड पेपर। लेकिन अगर ये मेटल का हो, वर्क पीस अगर मेटल का हो, ये मेटल हो, तो हम लोग यूज करते हैं इमरी शीट्स। इमरी शीट सेम होता है, जो कि एक, सपोज कर लो एक कपड़े का ही होता है। उसके ऊपर एक साइड में एब्रेसिव पार्टिकल्स जो कि घिसने का काम करते हैं, लाइक सैंड पेपर में सैंड होता है, इसमें कुछ और मटेरियल होता है जो कि मेटल को घिस के फिनिश प्रोवाइड करता है। कभी कभी इसका काम सफाई के लिए भी यूज कर सकते हैं हम। तो इसका दोनों काम है, इमरी शीट का सफाई के लिए भी यूज कर सकते हैं उस मेटल को, और उसको फिनिश भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे वुड के लिए हम लोग सैंड पेपर यूज करते देखे हैं, इसको घिस के उसको फिनिश प्रोवाइड करते हैं। जो फर्नीचर वाले कारपेंटर्स वगैरह होते हैं, इसमें वही लिखा हुआ है, पेपर कोटेड विद अब्रेसिव पार्टिकल्स ऑन वन साइड, एक साइड पे अब्रेसिव पार्टिकल की कोटिंग और दूसरा साइड नॉर्मल रहता है। ठीक है। स्मूथ सरफेस फिनिश देने के लिए यूज किया जाता है इसको, और कभी कभी सफाई के लिए भी यूज किया जा सकता है। सपोज यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स स्टिक हो गए हैं सरफेस पे, उसको घिस दिए, सफाई हो गया। अब सपोज मेटल का कुछ ऐसा है, इसको सरफेस फिनिश देना, स्मूथ सरफेस फिनिश देना है, तो इससे घिस दिए तो ये सरफेस फ्लैट हो गया। इसके अलावा क्या करते हैं, कभी कभी कोई पार्टिकल, सपोज इस टाइप का कुछ ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे स्लॉट में हमको एक पिन को घुसाना है, लेकिन ये थोड़ा सा एकदम बड़ा हो रहा है, इसमें जा नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, इसको इमरी शीट से इसको घिस देंगे, थोड़ा सा ये पतला हो जाएगा और इसको घुस जाएगा। तो ये भी इसका काम है, फाइनल एडजस्टमेंट करने के लिए और परफेक्ट फिट प्रोवाइड करने के लिए। इमरी शीट मेटल को रब करने के लिए काम आता है, और सैंड पेपर सॉफ्ट मटेरियल को रब करने के लिए काम आता है। दोनों बताया मैंने। इसके बाद आता है स्क्रैपर। तीसरे टाइप का जो क्लीनिंग टूल है वो स्क्रैपर है। स्क्रैपर कई तरह के होते हैं। स्क्रैपर क्या करता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मेटल, सपोज ये सरफेस है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, वर्क वर्क पीस है, इसमें कार्बन पार्टिकल्स जमे हुए हैं, इसको स्क्रैप करना है, इसको हटाना है यहाँ से, तो उसके लिए स्क्रैपर का यूज करते हैं। और स्क्रैपर का यूज तब करते हैं जैसे ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, मान लो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट किस टाइप का होता है, नीचे ब्लॉक होता है, ऊपर पिस्टन सिलेंडर, इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। ये वाला ब्लॉक है, तो ब्लॉक और पिस्टन के बीच में सीलिंग प्रोवाइड करनी होती है हमको, वहां पे हम गैस्केट लगाते हैं। ये वाला जो सिलेंडर है और ये ब्लॉक है, ब्लॉक और सिलेंडर, ब्लॉक, सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के बीच में जो गैस्केट लगाते हैं, गैस्केट लगाने से पहले ये जो सरफेस होता है ना, उसको एकदम फिनिश प्रोवाइड करना होता है, कोई भी पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स वहां जमा ना हो, ताकि ये प्रॉपर सीलिंग प्रोवाइड करे। तो जहाँ सीलिंग प्रोवाइड करनी होगी, उस सरफेस को क्लीन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्क्रैपर का। लिखा हुआ है सीलिंग, स्लाइडिंग एंड गाइडिंग सरफेसेस को प्राप्त करने के लिए हम स्क्रैपर का यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल्स में जैसा मैंने बताया, सिलेंडर हेड, पिस्टन हेड एंड मैनिफोल्ड पाइप्स से कार्बन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए स्क्रैपर का यूज किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दो और क्लीनिंग टूल क्या थे, वायर ब्रश था, वो नॉर्मल हल्का फुल्का अगर किसी सरफेस पे अनइवन है या इवन है, उसको क्लीन करने के लिए उसका यूज किया जा सकता था। इमरी शीट्स का उपयोग अलग था थोड़ा सा। स्क्रैपर का उपयोग ये है, ये आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सिलेंडर हेड, पिस्टन हेड, मैनिफोल्ड पाइप्स, जहाँ पे कार्बन पार्टिकल्स चिपके हुए हैं उनको हटाने के लिए, ताकि सीलिंग और स्लाइडिंग और गाइडिंग सर्फेसेस, मतलब एकदम प्रॉपर सरफेस फिनिश चाहिए, तभी वो जो हिस्सा है दूसरे हिस्से के साथ बिल्कुल सीलिंग प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है। अब ये तीन चार टाइप का हो चार टाइप का होता है, दो अलग अलग टाइप का होता है, उसके फिर सब टाइप का है, तो टोटल चार टाइप का होता है। एक फ्लैट स्क्रैपर होता है, ये फ्लैट स्क्रैपर, ये है फ्लैट स्क्रैपर। फ्लैट सरफेसेस
को स्क्रैप करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लैट स्क्रैपर है तो फ्लैट सरफेस पे यूज़ किया जाएगा, सिंपल है। अब स्पेशल टाइप के स्क्रैपर में तीन टाइप के होते हैं। स्पेशल स्क्रैपर है, इसमें स्पेशल में पहला है हाफ राउंड स्क्रैपर। ये है हाफ राउंड स्क्रैपर। इसका कटिंग एज होता है 45 से 65 डिग्री पे होता है इसका कटिंग एज, ठीक है। और सरकमफ्रेंशियल मूवमेंट है इसका, हाफ राउंड स्क्रैपर है तो सरकमफ्रेंशियल मूवमेंट होगा, सिंपल है बिल्कुल। अब थ्री स्क्वायर स्क्रैपर, देख के ही लग रहा है कि ये कोई छोटा सा छेद है ना, छेद में कुछ पार्टिकल्स जमा हो गए हैं, उनको स्क्रैप करना होगा। तो ये थ्री स्क्वायर स्क्रैपर का ये है इसका क्रॉस सेक्शन। छेद को स्क्रैप करने के लिए थ्री स्क्वायर स्क्रैपर का यूज किया जाता है, ये याद रखेंगे। और एक थर्ड है बुल नोज स्क्रैपर, ये है बुल नोज स्क्रैपर। बुल नोज स्क्रैपर का उपयोग लार्ज बियरिंग्स को क्लियर करने के लिए, जैसे ये है, देखिए ये जर्नल बेयरिंग है, इस टाइप का जर्नल बेयरिंग हम लोग आगे जब डीजल इंजन कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे। ये जो है ना, ये जर्नल बेयरिंग है, जर्नल बेयरिंग की सतहों को क्लीन करना है तो ये बुल नोज स्क्रैपर का यूज किया जाता है। और इसका और भी यूज क्या है, हाफ फ्लैट स्क्रैपर और हाफ नोज स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर। ये नोज गलती से लिख दिया गया है, यहाँ पे राउंड होगा, हाफ राउंड स्क्रैपर। ये वाला जो बुल नोज स्क्रैपर है, ये इसकी जगह पे और इसकी जगह पे भी यूज किया जा सकता है, और मेन पर्पस इसका है बीरिंग्स वगैरह को क्लीन करने के लिए, ठीक है। क्लीनिंग टूल्स खत्म हो गया, अब आते हैं सरफेस प्लेट पे। सरफेस प्लेट क्या होता है, एक ठोस समतल प्लेट है जो कि जिसका जो टॉप सरफेस है एकदम फ्लैट होता है। इसका काम क्या है, इसका जरूरत क्या है, इसका जरूरत ये है कि जब इसके ऊपर रख के किसी, सपोज ये मेटल शीट है रेड कलर का जो मैं आउटलाइन बनाया, उसके अंदर से मुझे ये कटिंग करना है। जब एकदम फ्लैट सरफेस होगा तभी मैं इसकी एक्यूरेट मार्किंग कर पाऊंगा। मान मान लो ये फ्लैट सरफेस नहीं है, इससे मुझे कट करना है, ये इस डेटम प्लेट पे रखा हुआ है जो कि ये फ्लैट नहीं है, नॉट फ्लैट, ये वाला, इसके ऊपर ये वर्क पीस रखा हुआ है। अब इसके ऊपर मैं मार्किंग कर रहा हूँ, तो अगर जहां पर से फ्लैट नहीं रहेगा वहां पर से, ये यहाँ पर से फ्लैट नहीं, मान लो ऐसे है ये वाला प्लेट जो है, तो यहाँ पर से ये वर्क पीस ऐसे ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ऐसे ऊपर हो जाएगा। जब मैं इसका मार्किंग करूंगा तो सही मार्किंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्रिएट हो जा रहा है। तो एकदम जो फ्लैट सरफेस है, डेटम सरफेस, जिसके ऊपर रख के हम किसी भी जॉब की मार्किंग करें, वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। तो उसके लिए इस काम का, इसका उपयोग किया जाता है सरफेस प्लेट का। इसका जो टॉप फेस है वो बिल्कुल फ्लैट होता है और मशीन फिनिश्ड होता है। मशीन फिनिश की वजह से इसको स्मूथनेस प्रोवाइड की जाती है मशीन फिनिश करके। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, रेफरेंस प्लेन या डेटम प्लेन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है जॉब की मार्किंग करते समय। अगर जिस समतल पर रख के हम जो आपकी मार्किंग कर रहे हैं वो वो सतह समतल नहीं होगी तो मार्किंग इनएक्यूरेट होगा और डायमेंशनली इनएक्यूरेट जॉब बनेगा। अब इसका शेप किस टाइप का होता है, जैसे आप देख सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर है, ये स्क्वायर है, मतलब रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दो तरह का होता है। टॉप सरफेस जो होता है मशीन्ड एंड स्क्रैप्ड। मशीन किया जाता है बिल्कुल फ्लैट सरफेस फिनिश प्रोवाइड करने के लिए, और कुछ भी पार्टिकल्स अगर जमे हुए हैं इसमें तो उसको फ्लैट स्क्रैपर से हटाया जाता है। फ्लैट स्क्रैपर ये क्यों यूज किया जाता है, अभी हमने पढ़ा ऊपर फ्लैट स्क्रैपर, तो फ्लैट स्क्रैपर फ्लैट सरफेस में यूज किया जाता है, तो ये फ्लैट सरफेस है इसलिए फ्लैट स्क्रैपर यूज किया जा रहा है। और जिसका निचला हिस्सा है ना वो हॉलो होता है, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा हॉलो। हॉलो मतलब खोखला। खोखला क्यों बनाया जाता है, हमें मतलब है इसको ऊपरी हिस्से से, ऊपरी हिस्सा इसका बिल्कुल फ्लैट मशीन सरफेस, मशीन फिनिश सरफेस बन गया। अब इसका वजन हमको कम रखना है, वजन कम रखने के लिए हम इसको नीचे से खोखला बनाते हैं। और ये रिब है, रिब्स है, रिब्स रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, जड़त्व मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये रिबिंग। तो निचला हिस्सा इसका खोखला होता है और रिब्ड होता है। अब किस मटेरियल का ये बना होता है सरफेस प्लेट, ये बना होता है कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन में क्या होता है, स्ट्रेंथ, हार्डनेस होता है, हार्डनेस, बहुत हार्ड होता है कास्ट आयरन, ऊपर से स्ट्रांग भी होता है। कास्ट आयरन का बना होता है ये याद रखेंगे, और कभी कभी ग्रेनाइट का भी बना होता है। इस शादी गलती से टाइप हो गया है यहाँ पे, स्क्रैच लगे जाने के बाद भी ग्रेनाइट का जो होता है, कास्ट आयरन का भी एक होता है सरफेस प्लेट, एक ग्रेनाइट का होता है। जो ग्रेनाइट वाला होता है ना, उसमें हल्का फुल्का स्क्रैच भी आ जाएगा ना तो एक्यूरेसी उसकी भी मेंटेन रहती है, बर्स उसमें नहीं बनते हैं, ठीक है। कास्ट आयरन वाला में अगर स्क्रैच आ रहा है तो वो डायमेंशनली इनएक्यूरेट हो जाता है, जबकि
ग्रेनाइट वाला जो सरफेस प्लेट होता है उसकी एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। ठीक है, ये हो गया सरफेस प्लेट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। इसके साथ साथ आप ये जो डायग्राम है, डायग्राम में जो जो उसके पार्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, जहाँ पे भी है पार्ट्स पे आप खास ध्यान देंगे। पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ खास नहीं थे अभी तक के, जहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बिल्कुल बताऊंगा। जैसे ये वाइस, वाइस का काम है जॉब को होल्ड करना। कहीं ना कहीं आपने इस तरह का कुछ अरेंजमेंट, ये टेबल है, टेबल के ऊपर इस वाइस को बोल्ट किया गया है, ये बोल्टिंग है। यहाँ बोल्ट है, इसके इस साइड भी होगा एक बोल्ट, बोल्ट से इसको इस टेबल पे फिक्स कर दिया गया है। ये देखिए, ये स्पिंडल है, और थोड़ा सा इनलार्ज करेंगे तो दिखेगा। देखिए, ये स्पिंडल है, इसके पार्ट्स को ध्यान रखेंगे। ये स्पिंडल है, ये हैंडल है जिसकी वजह से ये मूवेबल जॉ है। ये लिखा हुआ है मूवेबल जॉ। ये जबड़ा है जो मूव करता है, किधर मूव करता है, इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा। किससे मूव करेगा, इस लीवर की सहायता से। ये लीवर को ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो बाहर आएगा, ऐसे घुमाएंगे तो ये अंदर जाएगा और जॉ को होल्ड करेगा। ये है फिक्स्ड जॉ। ये जॉ जो है ना, ये वाला जबड़ा, ये फिक्स रहता है हमेशा। और ये विड्थ ऑफ जॉ, ये जॉ है ना, इसकी विड्थ है। और वाइस को स्पेसिफाई किया जाता है इसी विड्थ ऑफ जॉ से। मतलब अगर बोलेंगे हमको इस साइज का जॉ चाहिए, जैसे बोल दिया मेरे को 15-20 सेंटीमीटर का जॉ जॉ चाहिए, 20 सेंटीमीटर का वाइस चाहिए, तो ये 20 सेंटीमीटर क्या होगा, इस जॉ का विड्थ होगा, विड्थ ऑफ जॉ। मतलब वाइस को स्पेसिफाई किया जाता है विड्थ ऑफ जॉ से। ये वाला जो है ना, जबड़े का चौड़ाई जो है उससे स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है, इस ये क्लियर हो गया क्या क्या है उसमें। ये हार्ड जॉज है, मतलब ग्रिप करने के लिए यहाँ पे इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, ऐसा 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 रिबिंग रहता है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये रफ सरफेस रहता है, ताकि वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करे और जॉब को अच्छी तरह से होल्ड कर सके। ठीक है, इसके पार्ट्स ध्यान में रखेंगे आप लोग। पार्ट्स का नाम डायरेक्टली पूछ सकता है। सबसे पहले टाइप का वाइस है बेंच वाइस या इंजीनियर्स वाइस बोलते हैं, तो यही बेंच वाइस है। सिंपल बेंच पे बोल्ड किया गया है इसको, ये बेंच वाइस है। अब बेंच वाइस बेंच वर्क के लिए यूज किया जाता है। वर्क प्ले ये टेबल पे बोल्टेड होता है। और किस किस काम के लिए यूज किया जाता है, जैसे कोई भी एक वर्क सरफेस है, इसका जो टॉप पार्ट है वो फिनिश नहीं है, उसको फिनिश कैसे करना है, एक फाइल स्क्रैपर से फिनिश करना है मान लो। इस वर्क पीस को हाथ में रख के स्क्रैप तो कर नहीं सकते ऊपर को, क्योंकि हाथ में हिलेगा, हाथ में चोट भी लग सकती है। तो इस और इसको यहाँ पे ला के फिक्स कर देते हैं, दोनों जॉ के बीच फिक्स कर देते हैं। कैसे फिक्स करते हैं, इस हैंडल को टाइट कर देते हैं, फिक्स हो जाता है। अब आपको केवल एक काम करना है, स्क्रैपर से इसको स्क्रैप करना है। ठीक है, अब मान लीजिए फाइलिंग करनी है, जॉब है, इसके ऊपर ऐसा ऐसा अनइवन सरफेस है, फाइलिंग से इसको हटाना है। या फिर एक और काम करना है, मान लीजिए इस जॉब्स को दो पार्ट में कट करना है। कैसे कट करेंगे, हैक्सॉ से। अब हाथ में रख के तो कट करेंगे नहीं, तो इस जॉब को यहाँ पे फिक्स कर दिया, हैक्सॉ कर दिया, दो पार्ट में अलग अलग कट गया। तो ये सब काम करने के लिए इस बेंच वाइज का उपयोग किया जाता है। यही सब यहाँ लिखा हुआ है। वर्क टेबल पर बोल्टेड होता है, फाइलिंग, चिपिंग, हैक्सॉइंग, बेंडिंग शीट मेटल के लिए यूज किया जाता है। अब ये किस मटेरियल का बना होता है, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का बना होता है, क्योंकि हार्डनेस चाहिए होती है। जॉ की बेंच वाइज की जो साइज है, जॉ की विड्थ से डिसाइड होती है, मैंने पहले ही बताया। इसके अलावा फिनिश्ड जॉब, जो कि फिनिश है, उसका सरफेस स्मूथ हमने बनाया हुआ है, या फिर कोई स्मूथ वर्क पीस है, सॉफ्ट वर्क पीस है, जिसके ऊपर सरफेस पे इंडेंटेशन मार्क आसानी से पड़ सकते हैं, उसको डायरेक्टली इसमें इस दोनों जॉ के बीच होल्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि ये हार्ड होते हैं और इसकी सरफेस रफ होती है। इससे अगर उसको जॉब को टाइटली होल्ड कर दिया गया तो ये जो जॉब है उसके ऊपर इंडेंटेशन मार्क्स पड़ जाएंगे। उसके लिए क्या अरेंजमेंट यूज किया जाता है, ये एल्यूमिनियम के वाइस बने होते हैं, इसको इसमें फिट कर दिया जाता है, यहाँ पर रख दिया जाता है, और इसके अंदर उस जॉब को रखा जाता है और फिर इस हैंडल से टाइट किया जाता है। इससे क्या होता है, जो जॉब है, वर्क पीस है, उसके ऊपर इस दोनों जॉस के इंडेंटेशन मार्क्स, इनके निशान नहीं पड़ते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और ये किसका बना होता है, ये एल्यूमिनियम का बना होता है। एक और बात, ये जो मूवेबल जॉ है वो कैसे अंदर बाहर हो रहा है, ये मूवेबल जॉ अंदर बाहर होता है, जिससे जॉ जो वर्क पीस है उसको टाइटली होल्ड किया जा सकता है, वो इस हैंडल की सहायता से हो रहा है। अगर ये हैंडल हम लोग ट्रिगर लीवर लगा देते हैं यहाँ पे,
इससे क्या होगा, मूवेबल जॉब फास्ट मूव करेगा अंदर बाहर। तो उस तरह का, तब उस कंडीशन में जो सिंपल बेंच वाइस है उसको हम लोग बोलेंगे क्विक रिलीज वाइस। बस नॉर्मल बेंच वाइज ही रहेगा, उसमें ट्रिगर वॉल की सहायता से मूवेबल जॉ को अंदर बाहर किया जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब एक है पाइप वाइज। आप लोग जो डायग्राम है बेंच वाइज पाइप वाइज, उसको देख के वो कौन सा टाइप का वाइज है वो बताने के लिए आप रेडी रहिएगा, वो हमेशा एग्जाम में आता है। अब पाइप वाइज क्या करता है, उसके क्या क्या पार्ट है वो देख लीजिए। सबसे पहले ये स्पिंडल है, ये हैंडल है, इसी हैंडल से टाइट किया जाएगा। ये अपर जो है जो कि मूवेबल है, यही मूव होगा ऊपर नीचे। जो जो भी जो स्पिंडल पे माउंटेड रहेगा वही मूव करेगा, सिंपल है। ये लोअर जो है जो कि फिक्स्ड होगा, ये भी बोल्टेड रहेगा किसी टेबल पे। यहाँ पे बोल्ट के लिए देखिए होल्स दिए गए हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए कि स्पिंडल वर्टिकल है, स्पिंडल वर्टिकल है तो यहाँ जो पाइप लगा रहेगा उसमें वर्टिकल फोर्स इंपोज करेगा। पाइप वाइज से नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी राउंड वर्क पीस को, मतलब अगर ये इस टाइप का रहेगा पाइप, या फिर और कोई वर्क पीस है जो कि राउंड है, उसको होल्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हैंड वाइज। हैंड वाइज मतलब हाथ से, यहाँ इसको ना, ये वाला पार्ट को हाथ से पकड़ना है आपको। यहाँ पे आपका हाथ रहेगा, हाथ से इसको पकड़ लेना है। ये दोनों जॉज हैं उसके, यहीं पे उसको फिक्स पकड़ लेना है। यहाँ पे सपोज छोटा सा रिवेट है, या छोटा मोटा बोल्ट है, या फिर कोई की है, स्मॉल ड्रिल्स है उसको होल्ड करने के लिए। जहाँ ये छोटा सा है, इसको बेंच वाइज में ले जाने लगा के आप इसका जो भी काम करना है, सपोज एक बोल्ट है, उस पर नट टाइट हो गया, बिल्कुल खुल ही नहीं रहा है, खुल ही नहीं रहा है, तो इसको आप यहाँ पे पकड़ लीजिए और फिर पाना से लगा के खोल दीजिए। इसको आप बेंच वाइज में लगाने जाएंगे तो बेंच वाइज में लगाने के लिए ये वाला नट बोल्ट बहुत ही छोटा है, तो जहाँ पे हम लोग बेंच वाइज का उपयोग नहीं कर सकते, वहाँ पे हम लोग इसका हैंड वाइज का उपयोग करते हैं। तो क्या क्या काम करता है ये, स्क्रू, रिवेट्स, कीज, स्मॉल ड्रिल्स को होल्ड करने के लिए, जो कि बेंच वाइज में होल्ड नहीं किए जा सकते। अब पिन वाइज, ये होता है पिन वाइज। पिन वाइज का भी आप लोग नॉमेनक्लेचर जो उसके पार्ट्स देख लीजिए। ये हैंडल है, ये चंक है, चक है, चक सॉरी चक। जो थोड़ा सा अलग टाइप का नाम है ना, उस पर ध्यान देंगे। जैसे ये चक है, इसको याद रखें कि ये वाला पार्ट जो है चक है, तो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पे लिख देगा कि ये एक्स है, अब एक्स का नाम बताइए, या फिर ये पूरा दे देगा कि ये कौन सा टूल है बताइए। और ये होता है जॉ। इसका क्या काम है, इसका काम है राउंड वर्क पीसेस को, छोटे छोटे राउंड डायमीटर वाले राउंड वर्क पीसेस, स्मॉल डाया वाले, उसको होल्ड करने के लिए। जैसे ये पतला सा कुछ समझ लो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसको इसके अंदर घुसा दिए, ये जॉ ओपन होता है। ये जो नर्ल है ना, ये इसको नर्ल बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ नहीं है। इसको ओपन करते हैं तो ये जॉ जो है फैलता है, फिर इसको टाइट करते हैं तो जॉ बंद हो जाता है। ठीक है, उसको होल्ड करने के लिए लिखा हुआ स्मॉल डाया जॉब्स को होल्ड करने के लिए पिन वाइज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, क्लैम्प्स। क्लैम्प्स का भी उपयोग वही है, लगभग लगभग सेम उपयोग है जैसा कि वाइस वगैरह का उपयोग है, जॉब को होल्ड करने के लिए और उसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसके भी पार्ट्स देख लीजिए क्या क्या है। ये सी क्लैंप है। क्लैंप दो प्रकार का होता है। ये सी क्लैंप है, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं देख लीजिए। ये बॉडी है, ये जो बॉडी है ना, ये इसको बॉडी बोलते हैं, इसको हैंडल बोलते हैं, ये तो फिक्स है। ये स्वीवल पैड है, स्वीवल पैड। और ये इंड मशीन फ्लैट है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसकी एंड की मशीनिंग की हो जाती है, एकदम स्मूथ बनाया जाता है, एकदम बेहतरीन सरफेस फिनिश प्रोवाइड किया जाता है ये वाले पार्ट को। तो ये भी पूछ सकता है कि इसका कौन सा पार्ट है जो इंड मशीन फ्लैट है। ये वाला नहीं, ये वाला है, ये याद रखेंगे। ये वाला पार्ट जो है मशीन फ्लैट है, इसको स्वीवल पैड बोलते हैं, इसको स्क्रू बोलते हैं। ये किस टाइप का क्लैंप है, ये सी क्लैंप है। टाइप्स में हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहला सी क्लैंप्स, ये वाला है। बॉडी जो इसकी होती है, ये बॉडी या तो फोर्जिंग से बनाई जाती है या कास्टिंग से बनाई जाती है। फोर्जिंग और कास्टिंग के बारे में अगर मुझे समय मिला तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा कि फोर्जिंग क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है जिससे किसी पार्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इसकी जो बॉडी है, लिखा हुआ है बॉडी या तो फोर्जिंग से बनाई जाती है या कास्टिंग से बनाई जाती है। क्लैंप का एंड मशीन फ्लैट होता है, ये जो मैंने बताया ये वाला, ये मशीन फ्लैट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये लाइट वर्क भी कर सकता है और हैवी वर्क भी कर सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लाइट वर्क मतलब हल्का काम भी कर सकता है, हल्का प्रेशर अप्लाई कर करके, मतलब हल्का फुल्का फोर्स अप्लाई करके
या फिर बहुत हैवी फोर्स अप्लाई करके किसी पार्ट को होल्ड करना है, तो दोनों काम कर सकता है। अब टूल मेकर्स क्लैंप या फिर इसको पैरेलल क्लैंप भी बोलते हैं। पैरेलल क्लैंप को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके दोनों जॉ है ना बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, इससे आप बहुत हैवी काम नहीं कर सकते। वो आगे लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा हुआ है हैवी ऑपरेशन के लिए सुटेबल नहीं है, इसको बोलते हैं टूल मेकर्स क्लैंप। पैरेलल क्लैंप भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि दोनों जॉइंट्स के पैरेलल हैं। प्रीवियसली मशीन्ड वर्क, और जो कि फ्लैट एंड पैरेलल है उसको होल्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो कि जो वर्क पीसेस पहले से ही मशीन करके सरफेस फिनिश प्रोवाइड कर दिया गया है और फ्लैट है और पैरेलल है, उसी को होल्ड किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे जो वर्क पीस है वो पैरेलल रहेगा उसके एजेस, तभी तो वो इसके अंदर होल्ड हो पाएगा। वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसके भी पार्ट्स आप एक बार देख लेंगे। अब कूलर, इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है। कूलर, कूलर का क्या काम है, ये देखिए। ये कूलर के लेग्स है, इसको बोलते हैं लेग, इसको बोलते हैं हैंडल या स्पिंडल। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, 3 लेग हैं, 2 लेग भी होते हैं, लिखा हुआ है 2 लेग कूलर, 3 लेग कूलर। 2 लेग वाले भी कूलर होते हैं, 3 लेग वाले भी कूलर होते हैं। ये जो डायग्राम है ये 3 लेग कूलर का है, 2 लेग कूलर का डायग्राम नहीं है। इसी तरह का होता है लगभग। अब दोनों का अलग अलग उपयोग है। 2 लेग कूलर जो है वो गियर को निकालने के काम आता है, याद रखेंगे ये चीज आपको। 2 लेग कूलर मतलब ये जो 3 लेग है वहाँ पे 2 होंगे, वो गियर को निकालने के काम आएगा। निकालने का मतलब शाफ्ट से, शाफ्ट में बेयरिंग गियर्स ये सब जो रहते हैं ना एकदम रिजिडली फिक्स होते हैं, क्योंकि शाफ्ट के ऊपर ही उसको रोटेट करना है, तो फिक्सिंग बहुत प्रॉपर होती है। तो उसको आप हैमर से ठोक के निकालने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये शाफ्ट है, इसके ऊपर एक बेयरिंग लगा हुआ है, एकदम फिक्स होता है, बहुत ही माइनर क्लियरेंस होता है इसके बीच और शाफ्ट के बीच। तो इसको आप बेयरिंग से हैमर से ऐसे ठोक के निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसकी वजह से बेयरिंग डैमेज होता है। तो उसमें क्या करते हैं, ये जो क्लैंप स्लीक कूलर है, कूलर के लेग्स को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं और धीरे धीरे प्रेशर अप्लाई करके इसको बाहर खींच लेते हैं, जो बीयरिंग है इसको। यही काम होता है कूलर का। जो 2 लेग कूलर है वो गियर को रिमूव करने के काम आता है, लिखा हुआ है यहाँ पे यूज फॉर पुलिंग गियर्स 2 लेग कूलर। और जो 3 लेग कूलर है वो पुली, फ्लैंचेस, बीयरिंग्स के लिए यूज होता है। तो ध्यान रखेंगे, 2 लेग कूलर गियर के लिए और 3 लेग कूलर फ्लैंचेस, बेयरिंग्स, पुलीस के लिए। अब इसके बाद है, अब इसको कूलर को लेग के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ लेग के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर दिया गया। अब इसको पावर यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई अगर किया जाए, तो ये देखिए ये हैंडल है, इसको हम लोग हाथ से घुमाएंगे। ये हो गया मैकेनिकल कूलर, मतलब हाथ से हम लोग घुमा रहे हैं, अपना पावर यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब मैकेनिकली उसको घुमा रहे हैं हाथ से। अब हाइड्रोलिक कूलर, ये देखेंगे तो ये ऑपरेटिंग लीवर है। ये 3 लेग कूलर है, लेकिन हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि हम किस पावर से इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये है देखिए ऑपरेटिंग लीवर। यहाँ एक हाइड्रोलिक फोर्स होगा जिसकी वजह से ये जो तीनों लेग है वो, यहाँ पे सपोज ऐसी एक शाफ्ट है, यहाँ पे लगी हुई है एक बेयरिंग। ठीक है, ये जो लेग है वो यहाँ पे जाके फिक्स होंगे। ये मूवेबल लेग रहते हैं। जो स्ट्रैप है, इसका पार्ट का नाम याद रखिएगा, इसको स्ट्रैप बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्पिंडल, इसको बोलते हैं लेग्स। ये स्पिंडल, ये होता है स्ट्रैप। ऊपर वाले इमेज में अगर नहीं लिखा हुआ है, हाँ यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से ध्यान देंगे। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्ट्रैप। स्ट्रैप की वजह से ही ये लेग जो है ना ऐसे और ऐसे मूव करता है। तो इसको इस साइड में मूव करा के इस बेयरिंग को होल्ड कर लेंगे। उसके बाद ये लीवर को अप डाउन करेंगे ना, तो ये इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा, इस बेयरिंग पे इस डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करेगा, और ये बेयरिंग या पुली या गियर जो भी है वो बाहर आ जाएगा। ये होता है कूलर का काम। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बहुत ही छोटा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, बस आपको उसका काम, उसके पार्ट्स और उसका टाइप याद रखना है। इमेज को देख के आप उस किस टाइप का है वो आप बता सकें, किसी पार्ट का नाम पूछे तो वो आप बता सकें। बस उतना ही आपको इस चैप्टर में ध्यान देना है, और वो किस काम आता है वो आपको इस चैप्टर में ध्यान देना है। इस वीडियो की पीडीएफ भी मैं बाकी वीडियोस की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एक बार आप वीडियो को देखेंगे, उसके बाद रिवीजन करने के लिए जब भी आप पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी आपको, आप उस पीडीएफ को देख सकते हैं। मेरी गारंटी है कि क्लासेस अटेंड करने के बाद और पीडीएफ नोट्स को देखने के बाद
जो भी प्रीवियस ईयर से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और जो भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आने वाले हैं, वो आपसे डेफिनेटली सॉल्व होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि इस क्लास में कवर नहीं हुए हैं, उसको मैं एक एमसीक्यू की अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। उसमें केवल हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, उसमें हम लोग वो सब कवर करेंगे। अभी आप लोग केवल ये टॉपिक की इन डेप्थ स्टडी कर लीजिए, जो भी क्लास में बताया जा रहा है मेरे द्वारा, और जो भी पीडीएफ में अवेलेबल है सेम चीज़ है, जो भी क्लास में है उसी वही चीज़ पीडीएफ में है। तो जब हम लोग एमसीक्यू के लेक्चर स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यू के वीडियो में डालूंगा, उस टाइम आपको बहुत ही आसानी होगी। आप मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये वीडियो देखी होगी और पीडीएफ को एक बार रिवीजन किया होगा, तो आप उस एमसीक्यू की जो लेक्चर सीरीज है उसके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा, ये मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक जो कि होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन, उसके साथ मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में, जो कि अगला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन। तब तक के लिए गुड बाय।